चलिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं नियंत्रण और समन्वय चैप्टर की। नियंत्रण और समन्वयन चैप्टर जो है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूपी बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने कुछ मेन क्वेश्चंस यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं, यानी हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं या हार्मोन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो आगे देखते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन कैसे हैं, ऐसे संदेश वाहक हैं। हार्मोन क्या होते हैं, संदेश वाहक मैसेंजर होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचरित होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही इन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंगों की कोशिकाओं की कार्यकी को वातावरणीय दशाओं के आवश्यकता अनुसार प्रभावित करती है। यानी कि छोटे छोटे से ये केमिकल्स हैं जो किसी सेल को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मान लीजिए इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, तो क्या करेगा, किसी सेल से कहेगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलो, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन आया, इंसुलिन आया। तो ये इसकी एक परिभाषा है। ऐसे ही एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं और ये रासायनिक क्रियाओं में कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ विशेष महत्व के हैं जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलते हैं। ठीक है, चलाते भी हैं और उत्तेजित भी करते हैं। पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। एंजाइम पाचक रसों में मिलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस में, पाचन में मिलेंगे आपको। अब इसमें अंतर देख लीजिए, एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है। तो हार्मोन्स में और एंजाइम में क्या अंतर है, देखिए हार्मोन जो होते हैं प्राय प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, प्रोटीन ही होंगे। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं या ग्रंथिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये स्रावित होने के बाद रुधिर में संवहन द्वारा विशेष अंगों तक पहुंच जाते हैं और ये सामान्यतः विशेष अंगों अथवा कोशिकाओं में ही बनते हैं। ये पहले स्रावित कहीं दूसरी जगह होंगे और पहुंच कहीं दूसरी जगह जाएंगे, जबकि ये कैसे हैं, ये उन्हीं जगहों पर बनेंगे जहां जरूरत है। ठीक है, ये प्राय उपापचयी क्रियाओं से सीधे भाग न लेकर उन्हें प्रभावित या प्रेरित करते हैं। कौन, हार्मोन जो है वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही, उपापचयी क्रिया है, कोई क्रिया भी चल रही है, उसमें डायरेक्ट नहीं पार्ट लेंगे, उसे प्रभावित करेंगे और उसको बढ़ाएंगे आगे या कम करेंगे। और ये क्या है, ये सीधे भाग लेते हैं उपापचयी क्रियाओं में। ठीक है, आगे आते हैं एंजाइम और हार्मोन में। तो ये क्या करते हैं, ये कार्य करने के बाद प्रायः विघटित हो जाते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, जो कोई काम खत्म हो गया तो ये भी टूट जाएंगे और इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, जबकि एंजाइम का पुनः उपयोग हो जाता है, ये विघटित नहीं होते, बचे रहते। इनका अनुभार कम होता है, इनका अनुभार अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक होता है। ठीक, तो हार्मोन और एंजाइम हम लोगों ने जाने। आइए जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं या नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, उनकी परिभाषा और उनके बारे में। नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं अंतःस्रावी। देखिए दो तरीके की ग्रंथि होती है। ग्रंथि कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी, और दूसरी होती है बहिस्रावी। ठीक है, बहिस्रावी। तो अभी जो हम लोगों ने बात करी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। ठीक, बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। देखिए ये इस तरीके से इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी दो तीन तरीके के क्वेश्चन यहाँ हैं दिए हुए। आइए उत्तर में देखते हैं क्या आता है उत्तर इसका। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी नलिकाएं नहीं होती हैं जो क्या करेंगी, यहीं से यहीं हार्मोन निकाल देंगी। लेकिन जिसमें नलिका होगी वो नलिका वाली हो जाएंगी। हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन, जिसमें नलिका नहीं होगी। ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं और रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करता है। जैसे वृद्धि की दर, जो वृद्धि की दर है हमारी, वो जैसे गौण लैंगिक लक्षण का प्रतिलक्षण होना और लैंगिक परिपक्वता, ये सब हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां करेगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। मनुष्य में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसमें से मेन का यहाँ हम लोगों ने नाम लिया। सबसे पहली होती है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में जो अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है उसका पहला नाम क्या है,
पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में स्थित। अभी हम इसका आपको जगह भी दिखाएंगे मस्तिष्क में कहाँ पे होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, सोमैटोस्टैटिन और वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? याद रखिएगा, सीधा सीधा हार्मोन याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, सोमैटोस्टैटिन, वृद्धि हार्मोन। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायनसेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। अभी हम आपको चलिए डायग्राम दिखा देते हैं कहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है। आप अगर ब्रेन को देखें तो ब्रेन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मस्तिष्क हो गया, और ये इधर वाला जो पार्ट होता है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट हो गया, ये वाला आपका पश्च मस्तिष्क हो गया, और ये मध्य मस्तिष्क हो गया। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है इसमें देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि यहाँ दिख रही है। इसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ आपको पीनियल ग्लैंड दिख रही है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, दो ग्रंथियां आपको कहाँ मिल रही हैं? आपके ब्रेन में मिल रही हैं, यानी कि आपके मस्तिष्क में मिल रही है। तो पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहाँ है? अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायनसेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। ठीक है, ये शरीर की लगभग समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखेगी, इसलिए इसे क्या कह दिया हमने? मास्टर ग्रंथि कह दिया। अब देखिए इसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जीएच। ये शरीर की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि आप छोटे से बड़े होते चले गए, जो लंबाई बढ़ाने के लिए हार्मोन होता है कौन सा होता है? ग्रोथ। और अगर इसका अल्प श्रावण कम हुआ, इसका श्रावण, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति बौना रह जाएगा, और अगर अति श्रावण हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, जाइगेंटिज्म। पीनियल काय यानी पीनियल ग्लैंड, अभी हमने बताया आपको पीनियल बॉडी, ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक, इससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। पीनियल से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। ये आपकी बॉडी में कलर देगा, जो हमारी स्किन का कलर आता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से, और हार्मोन ये मेलेटोनिन हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं। तो दो हम लोगों ने ग्रंथियां पढ़ी, पहली ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि के ऊपर आते हैं। तो ये ब्रेन है, आप ब्रेन का डायग्राम सही से देख लीजिए, कभी कभी ब्रेन का डायग्राम भी पूछ लेते हैं यूपी बोर्ड में। आते हैं आगे, अगली ग्रंथि। अगली ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? हमारी गर्दन यहाँ पे होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बाइलोब होती है, आगे से ऐसे की तरफ ये ऐसे होती है, और इसी में अगर आप पीछे की तरफ, जैसे ये है पीछे की तरफ अगर आप देखिए ऐसे मुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई होती है, ये एक ये हो गया इसका गोला, एक ये हो गया, और पीछे की तरफ ये ऐसे दिखेगा, ये दो गोले। और अगर पीछे से देखेंगे तो इसी के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि दिखेगी। ये गोल गोल कौन सी है? थायराइड। ठीक है, और इसके अंदर जो दो दो हैं, एक के अंदर दो, ये कौन है? पैरा थायराइड। ठीक है, तो आइए पहले थायराइड, तो एच आकृति की है, ये कैसी है? एच आकृति की होती है, और ये स्वर यंत्र लैरिंक्स के पास में अधर तल पर स्थित द्विपालित यानी बाइलोब्ड है। देखिए एक पाली ये हो गई इसकी, एक पाली ये हो गई, दो लोब्ड है। मनुष्य में इसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। ये मनुष्य के रूप, ये मुख्य रूप से थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? थायरॉक्सिन बनाती है, जो मुख्यतः आयोडीन का उत्पाद है। ये किसका बना होता है? आयोडीन का बना होता है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। क्या करता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य आधारीय उपापचय यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना है, प्रोटीन संश्लेषण करना है, ग्लूकोज का उपापचय और हृदय के स्पंदन दर को बढ़ाना है। इसकी कमी से हृदय की गति धीमी हो जाती है, शरीर सुस्त पड़ जाता है, मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। ये सारे काम इसकी कमी से होते हैं। तो इसके काम आपको समझ में आ गए, और इसकी कमी से क्या होता है ये समझ में आ गया। किसकी वजह? थायराइड हार्मोन की वजह से बात कर रहे हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए, मान लो तुम्हें आयोडीन कम मिल जाए, तो तुम्हें कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा रोग हो जाएगा, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं। गर्दन फूली फूली सी आपकी हो जाती है। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें, अभी क्वेश्चन भी आएंगे इसके। पैराथायराइड ग्लैंड, अब ये ग्लैंड कौन सी है? पैराथायराइड। अभी हमने आपको थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड दिखाई आपको, ये जो दो छोटी छोटी होती है इन्हें क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी गले में ही होती है थायराइड ग्रंथि में। इसके अलावा जो अगली ग्लैंड आती है एड्रिनल ग्लैंड,
ये क्या होती है, किडनी के ऊपर, जो आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे आपकी जो ग्लैंड होती है इसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है, यानी वृक्क के पास स्थित होती है। ये उदर में यानी कि एब्डोमेन में वृक्क के पास स्थित होती है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, ये कक्ष वक्ष में स्थित होती है। थाइमस कहाँ होती है, वक्ष में, यहाँ, ठीक है, ये हार्ट के ऊपर होती है, वक्ष में, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है कौन सा है, एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन। बात करेंगे अभी इसकी। अगली आती है आपकी अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, कौन सी, पैंक्रियास, अग्न्याशय। तो जो पैंक्रियास होती है इसमें अगर आप देखें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त ग्रंथि, ये मिक्स ग्लैंड है, ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ये पाचन के लिए ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यानी एक्सोक्राइन, यानी कि क्या निकालेगी, एंजाइम, ठीक है। पैंक्रियास अग्न्याशय के बारे में ध्यान से सुनिएगा। और ये पैंक्रियाटिक जूस बनाएगी, ठीक, अग्न्याशय रस। और इसके अतिरिक्त ये एंडोक्राइन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये क्या करेगी, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं इसकी, वो क्या बनाएंगी, हार्मोन बनाएंगी। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में महत्वपूर्ण काम करती है। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, देखिए 4 हार्मोन इससे निकलते हैं। पहला हो गया इंसुलिन। पहला हार्मोन कौन सा हो गया इसका, इंसुलिन हार्मोन हो गया। इंसुलिन क्या करता है, ये लाल रक्त कणिकाओं तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त शरीर के अन्य सभी कोशिकाओं में, देखिए कहां कहां, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन जितनी बाकी शरीर की कोशिकाएं हैं उसमें क्या करेगा, ग्लूकोज के प्रति पारगम्यता बढ़ाता है। और इसलिए ग्लूकोज रुधिर व ऊतक से शरीर के अन्य कोशिकाओं में चला जाता है। और एनाबॉलिज्म यानी कि इसके एनाबॉलिज्म क्रिया, श्वसन क्रिया को बढ़ाता है। ये हमारे ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा, कौन, इंसुलिन, ठीक। और श्वसन क्रिया को भी ये बढ़ा देगा। अगला इससे जो निकलता है वो होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये वापस से इसका उल्टा काम करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देगा, ग्लूकेगॉन। ये यकृत में वसा तथा अमीनो अम्लों को का ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी उससे क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। तीसरा होता है सोमैटोस्टेटिन, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण और स्वांगीकरण को बढ़ाएगा। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, ये एक हार्मोन है, ये क्या करेगा, इसका फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। ये 4 हार्मोन निकलते हैं किससे, अग्न्याशय से यानी पैनक्रियास से। रट्टा मार लीजिएगा बिल्कुल सही से, ठीक है। अब बोर्ड्स करीब आ गए तो याद कर लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आधिवृक्क ग्रंथि। अगली एंटेरियर ग्लैंड जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, किडनी के ऊपर जो थी, आधिवृक्क ग्रंथि, या फिर से हमने लिख दी है। आधिवृक्क ग्रंथियों में 2 क्षेत्र होते हैं, जिन्हें आधिवृक्क प्रांतस्थ और अधिवृक्क मध्यांश, ठीक है। प्रांतस्थ और मध्यांश यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, ठीक है। इसमें ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है और अंदर वाला क्या है, मेडुला है। जो मध्यस्था है, मध्यांश, ये मेडुला हो गया, और प्रस्थांश ये हो गया प्रस्थान। समझ में आ गई बात है। इसके 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एक बाहर हो गया और एक अंदर हो गया, ठीक। इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स क्षेत्र जो है, जो बाहर वाला कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है, वो एक हार्मोन निकालता है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये स्रावित करता है। जबकि मेडुला क्षेत्र जो होता है वो एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनाइलिन और नॉन एड्रेनाइलिन हार्मोन। एड्रेनाइलिन वह हार्मोन है जो आपातकालीन, इसे फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये आपातकालीन निकलता है, शरीर की लड़ाई हो गई, उड़ान प्रतिक्रिया हो गई, इसमें आपका निकलेगा, तो फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहलाता है एड्रेनालिन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे अब अगला होता है अंग जिससे हार्मोन निकलेंगे, उन्हें कहते हैं गोनैड्स यानी जनन। ये 2 होते हैं, पुरुष और स्त्री। स्त्रियों में जो होती है वो ओवरी होती है, और पुरुष में होते हैं तो टेस्टिस होते हैं। एक एक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरी। गोनैड जो होते हैं, गोनैड जिन्हें बोलते हैं, ये गोनैड हिंदी में, ये गोनैड प्रजनन ग्रंथियां हैं
जो पुरुषों और महिलाओं में मौजूदा होती है। गोनेड वृषण की जोड़ी है, देखिए नर में क्या है, वृषण की जोड़ी यानी टेस्टिस है, जो क्या निकालेगी हार्मोन वृषण से, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकल रहा है बेटा इससे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। पुरुषों में क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है, यानी द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। और मादा गोनेड यानी फीमेल में कौन सा निकलेगा, मोना गोनेड है अंडाशय, ओवरी क्या कहलाती है, अंडाशय। उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे भी दो निकलते हैं हार्मोन, ये भी एक जोड़ी होती है, मेल में भी एक जोड़ी है, फीमेल में। ये जो हार्मोन निकलते हैं दो, एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करते हैं, ये दोनों ही महिलाओं में द्वितीयक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करने, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। जब आप या आपके दोस्तों की आयु बढ़ती है, पॉइंट है एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब आप या आपके दोस्तों की आयु बढ़ती है यानी 10 से 12 साल की होती है, तो आपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी से संबंधित है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है और मादा में एस्ट्रोजन निकल रहा है। तो जब आप लोग 10 से 12 साल के होते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, शारीरिक बनावट में चेंज जाता है, आवाज़ भारी होने लगती है, दाढ़ी मूंछें निकलने लगती हैं, ऐसे लड़कियों के अंदर भी चेंज आने लगते हैं। वो देखते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, ये इसी गोनेड्स की वजह से हो रहे हैं। और इसके लिए फीमेल्स में कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेल्स में कौन जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये याद रखिएगा। आते हैं, ये तो हो गए नर हार्मोन सारे। अब आते हैं पादप हार्मोन के ऊपर। हम लोगों में हो गए ह्यूमंस के, अब पादप हार्मोन क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आइए सबसे पहले पादप हार्मोन के बारे में जानकारी लेते हैं कि पादप हार्मोन होते क्या है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। पादप हार्मोन जो होते हैं, पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं, या वृद्धि नियामक या ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं। पेड़ पौधों पर कहाँ मिलेंगे, निश्चित स्थानों पर बनेंगे, यानी कोई पेड़ है उसमें यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, अलग अलग निश्चित स्थानों में बनेंगे। और संवहन ऊतकों द्वारा यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों पर संचित होकर उनमें वृद्धि और नियंत्रण करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में जाएंगे और अलग अलग काम करेंगे पौधों में। ठीक, पादप हार्मोन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं और नई ऊतकीय उगती पत्तियों फलों में स्रावित होते हैं, यानी कि ये विभज्योतक कोशिकाओं में बनेंगे और जो नई पत्तियां और फल बन रहे हैं उनमें बनेंगे ये हार्मोन, याद रखिएगा। ठीक, ये कहाँ बनते हैं और कैसे चलते हैं, संवहन ऊतक के द्वारा चलते हैं पूरे शरीर में। ठीक, काम क्या होते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये जड़, तना एवं कलिका के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ पे बन जाएंगे, ठीक है, तने पे बन जाएंगे, या कलिका के शीर्षस्थ विभज्योतक में बनते हैं, यानी टिप पे बनेंगे, तथा फ्लोएम में से होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं और सभी भागों में विसरित होकर वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, उनकी वृद्धि का नियंत्रण करेंगे पौधों की। इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है, पौधों से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये पादप वृद्धि रोधन को भी नियंत्रित करते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं या वृद्धि को रोधन कम भी कर सकते हैं। सामान्यतः ये कम या अधिक मात्रा में होने पर इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर ये कम निकल रहे हैं या ज्यादा निकल रहे हैं तो उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये कार्बन प्रकृति के होते हैं, ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं, कम मात्रा में भी ये प्रभावशील होंगे। ये इसके कुछ विशेषताएं हैं इसकी पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो वो जो वृद्धि को बढ़ाएंगे और एक वो जो वृद्धि को कम करेंगे। तो आइए दो भागों को देख लेते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक होते हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले जो वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, और वृद्धि निरोधक यानी कि जो वृद्धि की दर को कम करेंगे। उदाहरण देखिए, बढ़ाने वालों में नाम आता है जिब्रेलिन और साइटोकाइन, ठीक है, ऑक्सिन भी आ जाता है इसका नाम, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। और जो रोकने वाले हैं वो कौन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइल, ठीक है, ये रोकने वाले। इनकी खोज किसने करी थी, पादप हार्मोन की खोज जो थी, ऑक्सिन के बारे में आते हैं, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन की खोज किसने करी थी, वेंट नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी। ये जड़ और तने के शीर्ष पर स्रावित कार्बनिक पदार्थ, ये कहाँ बनते हैं, जड़ और तने के शीर्ष पर, टिप पे बनेंगे, बिल्कुल, चाहे वो जड़ हो चाहे तना हो, उसकी टिप पे बनेंगे, रूट हो गई इसकी टिप पे बनेंगे, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ हैं जो मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं, यानी कोशिकाओं का इलांगेशन, सेल जो है उसको इलांगेट कर देंगे, लंबा कर देंगे।
इसके अतिरिक्त पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता पादपों के शीर्षस्थ वृद्धि में पाई जाती है, यानी कि एपिकल ग्रोथ में सबसे ज्यादा इसकी सांद्रता मिलेगी। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये सभी आपके डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सभी आपके ऑक्सिन के ही नाम हैं। ऑक्सिन के प्रभाव देख लेते हैं और इनका उपयोगिता देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव होते हैं और क्या उपयोग है हमारे लिए ऑक्सिन का। तो ये करते क्या है, सबसे पहले ऑक्सिन का काम होता है कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव। हमारी कोशिका लंबाई बढ़ाएगा या उसकी वृद्धि दर पे क्या प्रभाव। ऑक्सिन से कोशिका दीर्घन होने के कारण ही तने तथा फलों के आयतन में वृद्धि होती है। क्या होता है, तने और फल के आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि कोशिका दीर्घन ऑक्सिन की उपस्थिति में भित्ति दाब घट जाने तथा जल के लिए भित्ति की पारगम्यता बढ़ जाने के कारण, परासरणी सांद्रता बढ़ने से कोशिका भित्ति लचीलापन बढ़ जाने के कारण होता है। यानी कि कोशिका के अंदर लचीलापन हो गया और यहाँ से जल अंदर आने लगा तो कोशिका अपने आप ही लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा। दूसरा काम तो आप सीधे सीधे याद करिए, तो पहला काम क्या हो गया ऑक्सिन का, कोशिका दीर्घन और वृद्धि दर पर वृद्धि कराता है, ठीक है। दूसरा संवहन एधा यानी कि कॉर्टेक्स जो वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक, संवहन एधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, इसमें डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, पौधों की चौड़ाई बढ़ेगी। विभाजन की दर तथा एधा की मौसमी सक्रियता ऑक्सिन से नियंत्रित होती है और ग्राफ्टिंग, रोपण, क्षति यानी इंजरी आदि के समय कैलस का निर्माण इसी ऑक्सिन के कारण ही होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ऑक्सिन की होती है वो है एपिकल डोमिनेंस, शीर्षस्थ प्रमुखता। जब अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें यहाँ से कोई बड निकल रही है और यहाँ से कोई कलिका निकल रही है, यहाँ से कोई कलिका निकल रही है, यहाँ से, तो यहाँ वाली कलिका जल्दी बढ़ेगी, यहाँ वाली कलिका धीरे धीरे बढ़ती है। इसे कहते हैं शीर्ष, क्योंकि शीर्ष वाली जो है वो डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर, इस एक्सिलरी बर्ड्स के ऊपर, साइड वाले के ऊपर, पार्श्व पर, ठीक है। इसे कहते क्या कहते हैं, शीर्षस्थ प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस, ठीक। आइए नोट्स बनाते चलिएगा इसके, या तो नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करते चलिए। अधिकतर पादपों में शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। अगर शीर्ष कलिका है तो पार्श्व कलिकाएं रुक जाएंगी। इसे क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। शीर्ष कलिका को हटाने पर पार्श्व कलिकाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक। YouTube चैनल हमारा ये है, सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा इसको। आगे इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, वर्तन गतियां। एकादिशीय प्रकाश को अगर आप देखें, एकादिशीय प्रकाश, अगर एक तरफ से प्रकाश आ रहा है तो प्लांट उसी तरफ झुक जाता है। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है, सूरज की रोशनी इधर से आ रही है तो प्लांट इसी तरफ झुक जाता है। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन ही जिम्मेदार है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ऑक्सिन की सांद्रता बढ़ जाती है और तने में प्रकाशानुवर्तन होता है। क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ये किसकी वजह से होगा, ऑक्सिन की वजह से ही होगा। अगला आता है मूल प्रेरण। अगला क्या आता है, मूल प्रेरण, यानी कि रूट को प्रेरणा देना, रूट बढ़ाना। यदि कलम से ऑक्सिन, एक कलम ले लिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाब वगैरह की कलम लगाई जाती है, तो हमने पेड़ काट लिया यहाँ से। अगर इसमें हमें जड़ें निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसे ऑक्सिन में डुबा दें। ऑक्सिन में डुबा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल प्रेरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती हैं और ऑक्सिन पार्श्व मूल्यों का प्रेरणा भी करते हैं। प्रसुप्तावस्था यानी कि सोना, डोरमेंसी। आलू के कंदों पर ऑक्सिन के छिड़काव से कलियों का अंकुरण रुक जाता है। भाई आलू है, आलूओं में ये छोटी छोटी कलियां निकलने लगती हैं जिससे आलू सड़ने लगता है। अगर इसके ऊपर ऑक्सिन डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कलियां ज्यादा देर तक, मतलब जल्दी नहीं निकलेंगी, देर से निकलेंगी, तो इस वजह से आपको सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो प्रसुप्तावस्था भी इसकी बढ़ जाएगी, सुसुप्तावस्था या प्रसुप्तावस्था बढ़ जाएगी ऑक्सिन की वजह से। अनिषेक फलन यानी पार्थिव, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज रहित फल बनाने में ऑक्सिन का ही प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन भी आएगा। खरपतवार नाशक 2,4-D, अभी आपको बताया था 3 तरीके के, 4 तरीके के, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D। ये 2,4-D जो है ये क्या है, खरपतवार नाशी है, यानी खरपतवार को भी खत्म कर देगा। एक बीजपत्री फलों के साथ में उगने वाली जो फसल है उसको नष्ट कर देगा, खरपतवार को नष्ट कर देगा। इसके अलावा भी और सारे इसके गुण हैं,
जो आप यहाँ पढ़ेंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, ये पक्वन पूर्व फलों की गिरने से रोकथाम, यानी कि जो कच्चे फल हैं उनको गिरने से रोकेगा। पतन की रोकथाम, पातन की रोकथाम, ठीक है, पत्तियां कम गिरेगी, फलों को मीठा करने में इसका यूज होएगा। और लघु शाखाओं का निर्माण, छोटी छोटी शाखाएं बनेगी सेब में जैसे बनती हैं, फलन का प्रेरण और फल को बढ़ाएगा। अगला आता है जिब्रेलिन। हमने आपको बताया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये प्लांट ग्रोथ रिड्यूसर है, कम करेंगे, ठीक है। अब जिब्रेलिन का काम देखते हैं। जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन बोल्टिंग कराती है। बोल्टिंग क्या होती है? जिब्रेलिन पार्श्व की कोशिकाओं को दीर्घन करने, तनों की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। पार्श्व की कोशिकाओं का दीर्घन करके तनों की लंबाई बढ़ा देता है। और द्विपार्श्वी पौधों में जिनका तना अत्यंत ह्रासित होता है, तना द्विवर्षीय पौधे जो होते हैं उनका तना बहुत पतला होता है, अर्थात पर्व संधियां अत्यधिक पास होती है। जिब्रेलिन तने के तेजी से बढ़ने लगता है और बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। चुकंदर अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, द्विवर्षीय पौधे। अगर हम इसे देखें तो ये अचानक से लंबे हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे चुकंदर में देखने को मिलता है, ठीक। और आनुवांशिक बौने पौधों के ऊपर डाल दो तो भी ये होगा। दूसरा होता है दीर्घ प्रकाशावधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्पन, यानी कि जो जिन प्लांट्स को ज्यादा लाइट चाहिए है फोटोसिंथेसिस करने के लिए और उसमें फूल बनाने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, अगर आप जिब्रेलिन डालोगे तो उसमें पुष्पन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हेन बेन में आपको देखने को मिलता है, हेन बेन में, ठीक। बसंतीकरण का प्रतिस्थापन, बसंतीकरण यानी वर्नलाइजेशन, लो चिल ट्रीटमेंट होता है। शीत काल में कम ताप की आवश्यकता होती है, जबकि जिब्रेलिन के कुछ द्विवर्षीय पौधों में पुष्पन के लिए गर्मी, शीतकाल यानी ठंड में कम ताप की आवश्यकता होती है, ठीक। जिब्रेलिन के प्रभाव से यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ठीक। बसंतीकरण की प्रतिस्थापन कर दिया। प्रसुप्तावस्था यानी जो हमने आपको बताया कि सो रहे ट्यूबर्स वगैरह, ये क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। ऑक्सीजन ने क्या करा था, अगर छिड़क दोगे तो उसके आलू के ऊपर वो नहीं निकले कलियां, जबकि अगर जिब्रेलिन छिड़कोगे तो कलियां जल्दी निकल आएंगी, बीजों से फल, वो बीज का अंकुरण जल्दी हो जाएगा। प्रसुप्तावस्था को ये कम कर देगा। अनिषेक फलन, सेब नाशपाती में भी ये अनिषेक फलन कहलाता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सेब, नाशपाती जैसे फलों में ऑक्सिन की अपेक्षा जिब्रेलिन द्वारा अनिषेक फलन अधिक सफलता से कराया जा सकता है, ठीक। जैसे अंगूर के प्रभाव से बड़े बीज रहित अंगूर उत्पन्न हो जाता है। अंगूर के ऊपर अगर डालोगे तो बड़े अंगूर होंगे और बीज रहित, बीज भी नहीं होंगे। उपयुक्त के अतिरिक्त बीजों में शीघ्र अंकुरण और जीर्णता का नियंत्रण और पुष्पों व फलों का परिवर्तन आदि में भी जिब्रेलिन का उपयोग होता है। अब आते हैं अगले साइटोकाइनिन यानी सेल डिवीजन के लिए जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम साइटोकाइनिन कहते हैं। अगले हार्मोन साइटोकाइनिन, हमने 5 हार्मोन बताए, ऑक्सिन और जिब्रेलिन का काम बता दिया। अब साइटोकाइनिन की बात, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन कराता है। सबसे मेन काम इसका यही है, अगर कुछ ना समझ में आए बस कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस करा देगा, ये कोशिका का विभाजन करा देगा। कोशिका दीर्घ तथा विभिन्न, कोशिका लंबी होंगी और क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी, विभिन्न हो जाएगा, यानी कि कौन सी कोशिका क्या बनेगी, कोई रूट बनाएगी, कोई स्टेम बनाएगी या कोई फल बनाएगी, ये सारा काम कौन करेगा, ये साइटोकाइनिन ही बताएगा, विभिन्न करेगा। और शीर्ष प्रमुखता का प्रतिरोधन, यानी कि ऑक्सिन जैसे कि आपको बताया था एपिकल डोमिनेंस शीर्ष प्रमुखता था, अगर आप इसके जगह साइटोकाइनिन लोगे तो लेटरल ब्रांच भी बढ़ेगी, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, ये प्रतिरोध करेगा। फिर प्रकाश संवेदी बीजों में अंकुरण, प्रकाश संवेदी बीजों में अंकुरण मतलब तंबाकू तथा सलाद जैसे पौधे के जो बीज हैं उनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। साइटोकाइनिन से उपपरिचित करने पर अंधकार में ही ये उगने लगते हैं, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि प्रकाश में उगे, अंधेरे में भी अगर डालोगे और साइटोकाइनिन डाल दिया तो उनसे जो आपका प्लांट है वो सीड से निकलने लगेगा। इसके अतिरिक्त एकत्रीकरण, खनिजों का एकत्रण, दीप्तकारिता का प्रतिस्थापन, फ्लोएम में संवहन और नियंत्रण, प्राथमिक जड़ों के दीर्घन का रोधन और जड़ों का प्रेरण, जड़ों का व्यास में बढ़ना और वाहिनिकाओं यानी ट्रैकीट्स में लिंगनी भवन में वृद्धि, और ये सब साइटोकाइनिन के कार्य है। साइटोकाइनिन का उपयोग प्रसुप्तावस्था भंग करने में किया जाता है, डोर्मेंसी को तोड़ने में किया जाता है। इसके बाद एक और हार्मोन आता है जो गैस है। देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड में
सिर्फ एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो गैसियस होता है, गैसीय अवस्था में मिलेगा। वो कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। आइए उसके बारे में भी जानकारी जल्दी से ले लें। एथिलीन का काम क्या होता है? फलों को पकाने में महत्वपूर्ण इसका यूज होता है। ये फलों को पकाने में यूज होता है, यानी कच्चे फल है एथिलीन डालो पक जाएंगे। इसके प्रभाव से समव्यासी वृद्धि होती है, जिसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये तने की लंबाई में वृद्धि को कम परंतु मोटाई में वृद्धि बढ़ा देता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी फीमेल पुष्प बनेगा। जब मादा पुष्प बनेंगे तो फल ज्यादा लगेंगे, अन्यथा ये पत्तियों और फलों के पुष्पों के विलगन को तेज कर देता है। ठीक है। इसके अलावा इसके प्रभाव से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुधिर हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। पार्श्व कलिकाएं यहाँ नहीं होती, यानी ये भी क्या करेगा? पार्श्व कलिकाओं को वृद्धि करने नहीं देगा, जबकि ऑक्सिन भी यही काम करता है, पार्श्व कलिकाएं नहीं। ये कलमों से जड़ की उत्पत्ति करता है, जैसे ऑक्सिन में कर रहा था। पार्श्व मूलों का निर्माण करता है, मूल रोमों का निर्माण भी प्रेरण करता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड के ऊपर आ जाते हैं। और ये हमारा लास्ट प्लांट हार्मोन है। देखिए ये तेजी से पढ़ा रहे हैं, याद करने के लिए आपके सारी नोट्स बना के दे दिए हैं, इसको बस रट्टा मार लीजिएगा, याद करिएगा इनके क्या क्या कार्य होते हैं। पत्तियों और फलों के झड़ने का कारण बनता है कौन? एब्सिसिक एसिड। आपकी बढ़िया पत्ती लगी हुई थी और वो पत्ती अचानक से झड़ने लगती हैं। अभी आप देखिएगा पतझड़ का जब मौसम आता है पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब पत्तियां पतझड़ में झड़ती हैं तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड जिम्मेदार है, वो यहाँ से इसको खाना ही नहीं देता। जब खाना नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, मरेंगे तो यहाँ से टूट के अपने आप ही हवा से टूट के अलग हो जाएंगे। बीजों के अंकुरण को रोक देता है, पत्तियों के वर्धक का उत्पादन करता है, बीज प्रस्तुति के को प्रेरित करता है, बीज भंडारण उद्देश्य के लिए फायदेमंद है। जल के तनाव की अवधि में, यानी जब जल कम मिलेगा तो ये वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा, यानी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसलिए। इसका नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन भी है, तनाव यानी स्ट्रेस हार्मोन भी है। ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोन ऐसा है जो एक हार्मोन है जो विकास को रोकता है। ठीक है। इसके अलावा ये एब्सिसिक एसिड जो है ये जिब्रेलिन एसिड के उल्टा काम करता है। एब्सिसिक एसिड कैसा है? जिब्रेलिक एसिड के प्रतिपक्षी के रूप में। अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा है तो जिब्रेलिन के प्रतिपक्ष में कौन है? एब्सिसिक एसिड है। ये पौधों के चयापचय को बढ़ाता है, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। ये तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। याद रखिएगा तनाव हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड है। एक क्वेश्चन और आता है, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अचानक से हो जाती हैं कि हमारे आंखों के सामने कुछ आ गया, हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, तेज रोशनी हो तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। ये सब चीजें प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। आइए देखिए क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण दीजिए। ऐसी अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा से नहीं चलती, ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो अनायास, अविलंब, यंत्रवत और सहज ही घटित हो जाती हैं और सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में संवेदी प्रेरणा पहुंचाने पर चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों द्वारा तुरंत ही घटित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तुरंत ये डेफिनेशन याद कर लीजिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण क्या क्या है, आपने देखना है। उदाहरण जैसे खांसना और छींकना। अचानक से जब धूल वगैरह आ जाती है तो हम खांसने लगते हैं और छींकने लगते हैं अचानक से, तो ये अपने आप ही तो होता है, ये हमें करना पड़ता है खांसना छींकना, नहीं तो प्रतिवर्ती क्रिया है। नेत्र प्रतिक्षेपण क्रिया है, यानी किसी वस्तु के अचानक सामने आ जाने पर हमें पलकें झपक जाती है, तो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। जानु झटक, आप बैठे हुए थे आराम से कुर्सी के ऊपर और कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, पैर लटकाए हुए आप, ठीक है, यहाँ पैर लटकाए हुए, आपको यहाँ किसी ने हथौड़ा मार दिया। जैसे ही आपके हथौड़ा मारा पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है, जैसे ही आप किसी ने हथौड़ा मारा पैर अपने आप ऊपर उठता है, तो क्या है? जानु प्रतिक्षेपण क्रिया है। तो क्या हो गया? ये जानु झटक प्रतिक्षेपण, जानु झटक प्रतिक्षेपण यही होता है। ठीक, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ये क्यों होती है अभी बताएंगे। लार स्राव, अच्छा खाना बना और हमारी लार अपने आप से मुंह में आने लगती है, मुंह में पानी आने से कहते हैं, तो भी प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। अन्य उदाहरण में जैसे आप बैठे बैठे उबासी आने लगती है, यानी यार्निंग, जमुआई लेने लगते हैं, ठीक है, टाइप करते रहते हैं, बिना देखे आप टाइप करते रहते हैं, नाचना और बाह्य संगीत, ये सब जो है आपके कुछ और उदाहरण है किसके? प्रतिवर्ती क्रिया के। प्रतिवर्ती क्रिया जिस चीज से नियंत्रित होती है ना, वो क्या है? वो ये है,
इसे हम कहते हैं सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। आप देखिए ये आपके अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में सुषुम्ना पड़ी होती है, और इसके दो पार्ट होते हैं। अगर आप देख सकते हैं गौर से तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये बाहर वाला दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके का बना हुआ पार्ट है, ठीक है, और एक ये इसके अंदर दिखाया जा रहा है, व्हाइट कलर का है। तो ये जो मैटर इसके बाहर दिखाया जा रहा है इसे कहते हैं पार्श्वशंख यानी व्हाइट मैटर। और जो ये अंदर की तरफ ये वाला दिखाया जा रहा है, ये देखिए बटरफ्लाई शेप है, ऐसा लग रहा है कि तितली जैसा ये आकृति आ रही है। ये जो ये इसे हम कह देते हैं धूसर द्रव्य, ठीक है। यहाँ पे जो द्रव्य आपको दिख रहा है ये धूसर द्रव्य हो गया, ग्रे मैटर, ठीक। ये हो गया व्हाइट मैटर, और ये हो गया ग्रे मैटर, ठीक। और इसमें आने वाली जो ये आपकी आ रही है यहां से, ये ऐसे यहां से और यहां से, ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पृष्ठ मूल हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये प्रतिपृष्ठ विदर हो गया, ये प्रतिपृष्ठ शंख हो गया। ये कुछ स्ट्रक्चर है पृष्ठ विदर क्लीवेज है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें एफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरी ये आया, ठीक है। ये आ गया सेंसरी न्यूरॉन और ये हो गया मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और ये हो गए मोटर न्यूरॉन। जैसे ही आपके अंदर कोई संवेदना आएगी, यहां से आई, यहां आई, यहां से आके और ये इससे होके वापस आ जाती है और आपका हाथ हिल जाता है, पैर जैसे चला तो चल जाता है। इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, इसका नामांकित चित्र के द्वारा वर्णन करना है। तो नामांकित चित्र आपको दिख गया है, वर्णन ये आपको लिखा हुआ है, इसको हम पूरा पढ़ाएंगे नहीं, आप खुद ही देखिएगा। दो प्रमुख कार्य जो है मेरुरज्जु के वो क्या है, एक ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। दो प्रमुख कार्य, या वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, मेरुरज्जु मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करती है। मस्तिष्क से जो आते हैं मस्तिष्क को जा रहे हैं उनके लिए रास्ता। और मेरुरज्जु की जो क्रियाएं हैं ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करती है। आइए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा देते हैं इससे रिलेटेड, जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य वाली खाली स्थान को क्या कहते हैं। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं, एक पहले तंत्रिका कोशिका का चित्र देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बनाते हैं तंत्रिका कोशिका का चित्र, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र हो गया। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य एक स्थान, एक तो बना दी है हमने तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये एक्सॉन हो गया, ये साइटोन हो गया। इसके बाद एक और तंत्रिका कोशिका अगर यहां आएंगे तो इन दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो ये चित्र बनेगा, ये वाला स्थान, इसे क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिनैप्स कहते हैं, याद रखिएगा। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र हुआ है, उसके बीच का जो स्थान उसे क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा। मेरु तंत्रिकाएं कितनी हैं, 21 जोड़ी हैं। स्पाइनल न्यूरॉन्स कितने होते हैं, 21 जोड़ी। स्पाइनल न्यूरॉन्स 31 जोड़ी, 31 पेयर, ठीक। और अगर हम कहें क्रेनियल न्यूरॉन तो ये कितने होते हैं, 12 पेयर। ये क्रेनियल, ये मस्तिष्क से निकल रहा है, ठीक। मेरुरज्जु से कितने न्यूरॉन निकलेंगे, 31 पेयर। मस्तिष्क से कितने निकलेंगे, 12 पेयर। ये याद रखिए। आइए चलते हैं आगे। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है तो कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन सा, हमें बताया मेरुरज्जु। यही तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कराता है, मेरुरज्जु। क्लियर होगी बात। आगे मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, संतुलन बनाने के लिए, कि सभी के लिए, भैया सबके लिए। सारे कार्य करते हैं, सोचते भी हैं, दिल भी धड़काते हैं और हृदय का संतुलन भी बनता है, सभी कार्य होते हैं। तो उपयुक्त सभी मस्तिष्क जिम्मेदार है। 5वां, सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। कितना होता है एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क का भार कितना, 1300 से 1400 ग्राम। आइए अगला, मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग
सर्वाधिक विकसित होता है। एक मनुष्य का मस्तिष्क है, कौन सा सबसे ज्यादा विकसित होगा? सेरिब्रम, आगे वाला पार्ट जो होता है। आगे आगे देखते हैं। मेडुला ओब्लंगाटा नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लंगाटा किसका नियंत्रण कर देता है? याद रखिए, हमेशा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लंगाटा। ऐच्छिक क्रियाओं का नहीं करता है, अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी मेडुला ओब्लंगाटा। जैसे सांस लेना हो गया, ठीक है, दिल धड़काना हो गया, ये सब मेडुला ओब्लंगाटा करेगा। हार्मोन क्या? देखिए यहाँ पे एक मिनट इसका चित्र भी देख लीजिए जरा, मस्तिष्क का चित्र में आपको सब समझ में आ जाएगा। अब कार्य आपको अपने आप से याद करना है। देखिए ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है, आगे वाला ये वाला पार्ट, ये वाला। इसके बाद ये होता है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का ही एक पार्ट है प्रमस्तिष्क। इसके बाद इसके अंदर ये जो बीच वाला पार्ट आता है ये मध्य मस्तिष्क हो गया, जिसे हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। ये मध्य मस्तिष्क यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद थैलेमस का पार्ट आता है, ये भी आपका अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है। इसके बाद मस्तिष्क स्टेम यानी ब्रेन स्टेम की बात करी जाए तो यहाँ आपको मिल जाता है ब्रेन स्टेम। इसमें यहाँ देखिए मध्य मस्तिष्क आपको यहाँ दिखा दिया इन्होंने, हालांकि होता है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये वाला पार्ट पे आता है मेडुला ओब्लंगाटा। ये क्या कहलाता है? मेडुला ओब्लंगाटा। ये वाला पार्ट पे आता है पॉन्स, और यहीं से मेरुदंड निकली हुई है, ठीक। और ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट हो गया ये, ठीक। पश्च मस्तिष्क में ये सेरिबेलम आ जाता है, मेडुला आ जाता है, पॉन्स, ये तीनों पश्च मस्तिष्क के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में समझ में आ गया? आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर वापस। हमारा क्वेश्चन चल रहे थे, आ जाते हैं उनके ऊपर। तो मेडुला ओब्लंगाटा क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नहीं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन इनमें से क्या है? कौन सा हार्मोन है? हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन भी हो सकता है, वो अमीनो एसिड भी हो सकता है, साधारण या जटिल कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। कौन हो सकता है हार्मोन? बताइए जल्दी, आंसर बताइए। हार्मोन क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी करते रहिएगा। तो हार्मोन प्रोटीन होता है, ठीक है। याद रखिए, इंसुलिन हार्मोन क्या है? प्रोटीन। वैसे एक बात आपको बता दें, साधारण अमीनो एसिड से भी हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जा रहा है तो आपका प्रोटीन ही जाएगा। एंजाइम अगर कोई पूछे तो प्रोटीन ही होता है। आंखें बंद करके, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। आंसर सीधा आंखें बंद करके लगाओ। अभी बताया ना सारे कि कौन किस में काम करेगा? हार्मोन तो सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस करता है। उस हार्मोन का नाम लिखिए जो जिसका उपयोग बिना अनिषेक फलन के लिए करते हैं। बताइए जल्दी से, उस हार्मोन का नाम बताइए जिसका अनिषेक फलन में यूज किया जाता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, कौन सा? तो ऑक्सिन करते हैं, इसका यूज अनिषेक फलन के लिए करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन का प्रयोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन का प्रयोग अनिषेक फलन में। पतझड़ से संबंधित हार्मोन, अभी बताया पत्तियां झड़ने से झड़ के कौन सा? एब्सेसिक अम्ल, पत्तियां झड़ने में यूज होता है एब्सेसिक अम्ल, ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? भैया इंसुलिन जो है अभी बताया एनिमल हार्मोन है, हमारे अंदर निकलता है। थायरॉक्सिन हमारे अंदर निकलता है, एस्ट्रोजन हमारे अंदर। साइटोकाइन प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट के हार्मोन, ठीक है। कौन सा हो गया? साइटोकाइन, पादप हार्मोन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? फिर से क्वेश्चन है, बताइए। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, याद कर लो यही प्लांट हार्मोन है, तो जिबरेलिन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, कौन सी? मेल में जो पाई जाती है, मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं यानी वृषण पाए जाते हैं, और उससे जो हार्मोन निकलता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि भी मेल में ही होती है। लेकिन यहाँ पे आपको वृषण देना चाहिए था, कोई बात नहीं। प्रोस्टेट यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये अग्न्याशय नहीं है, ये अधिरक्त नहीं है, और एपिडिडमिस नहीं है, ठीक। मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मादा लिंग हार्मोन होते हैं। तो अब यहाँ दिख रहा है एस्ट्रोजन दिख रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से एस्ट्रोजन आ गया, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया, क्लियर है? याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन, याद रखिए, ऑक्सीटोसिन हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। अभी आपको ऊपर भी बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ाया था तो वहाँ ऑक्सीटोसिन। नाम भैया ये नोट्स पूरे लिख लीजिए, तब आपको सारे काम पता चलते रहेंगे, क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे।
पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? इंसुलिन की कमी से हमेशा मधुमेह होता है, ये याद रखिएगा। किस हार्मोन की कमी से हो रहा है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो रहा है। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बताया घेंगा रोग हो जाता है, गर्दन जो है फूल जाती है थायराइड ग्लैंड में, आयोडीन की कमी से होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के लिए कौन सा होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के लिए कौन सी हो गई? पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई। याद रखिएगा, थायराइड के पीछे लगी होती है दो दो। अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, अभी आपको बताया मस्तिष्क में जो पाई जाती है कौन है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में मिलेगी। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड भी होती है, ठीक है, याद करिएगा, पीनियल ग्लैंड भी मस्तिष्क में होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए ये मस्तिष्क का डायग्राम आपको दिख ही रहा है, छोड़िए। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? बताया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि वो अन्य ग्रंथियों के कार्य को भी, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय, कौन सी? पैनक्रियास। अग्न्याशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, यानी कि एंजाइम निकालेगी और हार्मोन, इसलिए मिश्रित ग्रंथि। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताइए, अभी बताया अग्न्याशय से इंसुलिन निकलेगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? इसमें से कौन सी है? हार्मोन नियंत्रण, श्वसन, वृद्धि या तंत्रिका नियंत्रण? तो आप समझिए, जंतुओं में सिर्फ तंत्रिकाएं जंतुओं में मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती हैं। हार्मोन भी होता है, वृद्धि भी होता है, श्वसन भी होता है, सब होता है, तंत्रिकाएं नहीं मिलती पौधों में। घेंगा रोग किससे होता है? अभी बताया आपको, थायराइड ग्रंथि के खराब हो जाने से, जब हम थायराइड हार्मोन कम निकलेगा आयोडीन की कमी से, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है? लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए निकलता है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षण कम हो जाना, हड्डियों, शुक्राणुओं का उत्पादन, ये सब काम उसकी के हैं, शरीर की वृद्धि के लिए भी होता है। हड्डियों और पेशियों का विकास नहीं करता है टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनता है, ठीक है। और इसी के साथ ये आपके सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हो गए। तो ये बेस्ट क्वेश्चन थे कुछ, जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, नोट्स भी बन गए होंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे सब्सक्राइब।